बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 13 है आज, और SDO पीरा की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 164 है, द फेडरेशन और अ प्रोविंस मे मेक ग्रांट्स फॉर एनी पर्पज नॉट विद स्टैंडिंग दैट द पर्पज इज नॉट वन विद रिस्पेक्ट टू विच मजलिस शुरा आर द केस मे बी अ प्रोविंशियल असम्बली में मेक लॉज। तो फेडरेशन हो या प्रोविंस हो, ऐसे तमाम मामलात में ग्रांट्स ले सकती हैं, खा वो उन मामलात पर उन्होंने पहले कानून साजी नहीं भी की हुई। अगर ज़रूरत है तो ग्रांट मिल जाएगी। कुछ एग्जाम्पशंस हैं। 165 है, द फेडरल गवर्नमेंट शेल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और इनकम बी लायबल टू टैक्सेशन अंडर एनी एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। फेडरल गवर्नमेंट किसी तरह भी किसी सूबे को अपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं देगी। एंड द सब्जेक्ट टू क्लास 2 इसमें बात होगी, अ प्रोविंशियल असेंबली शेल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और इनकम बी लायबल टू टैक्सेशन अंडर एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और अंडर एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ एनी अदर प्रोविंसेस। ठीक है, तो इस लिहाज से कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर कोई सूबा हो, उनकी जो प्रॉपर्टी है किसी और जगह पे किसी दूसरे सूबे में, उसके ऊपर कोई इनकम आ रही है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ ट्रेड और बिजनेस, एक तो हो गया ना प्रॉपर्टी और उसकी इनकम, फिर है ट्रेड और बिजनेस। इफ अ ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज कैरीड ऑन बाई or on behalf of the government of a province outside the provinces, that province, that government may in respect of any property used in the connection with that trade or business। देखें, ए सूबे का की ट्रेड है बी में, तो बी में अगर कोई बिल्डिंग यूज हो रही है या कोई जगह इस्तेमाल हो रही है ए के लिए, तो उस रिस्पेक्ट से एनी प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद दैट ट्रेड और बिजनेस, या फिर कोई बिजनेस है उससे कोई इनकम आई है तो फ्रॉम दैट ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, बी टैक्स्ड, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर तो प्रॉपर्टी और डायरेक्टली उसकी कोई इनकम की बात हो रही है तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई सूबा एक दूसरे को या फिर वफाक जो है वो टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर ट्रेड हो रही है डायरेक्टली और उस मामले में दूसरे सूबे की कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसका किराया भी लिया जा सकता है और उस बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नॉट विद नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द इम्पोजिशन ऑफ फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो ऊपर बताया गया है कि पहले प्रॉपर्टी की बात हुई है ना, तो प्रॉपर्टी में तो कहा गया है कि कोई टैक्स नहीं होगा प्रॉपर्टी का, लेकिन कोई सर्विसेज अगर कोई सूबा किसी और को दे रहा है तो उसमें जनाबे वाला सर्विसेज के लिए पैसे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था कि अगर आउटसाइड द प्रोविंस ऑफ पंजाब हमें कोई रिकवरी का कहता है तो हम 2% उसका लेते हैं, तो ये उस किस्म की सर्विसेज। उसके बाद है पावर ऑफ मजलिस शुरा टू इम्पोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टन कॉरपोरेशंस। जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं उनके ऊपर खा उनकी कमाई जिधर को भी जा रही है उनके ऊपर टैक्सेस का जो इख्तियार है ओवरऑल वो पार्लियामेंट के पास है। रीडिंग करते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, ये डाउट रिमूव करने के लिए इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट हैज़ एंड शेल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव हैड, यानी इसके पास इख्तियार है और हमेशा रहेगा, द पावर टू मेक अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड रिकवरी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन, कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट हो अंडर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ, वो जहाँ भी हो उसके ऊपर इख्तियार जो है वो मजलिस शूरा का है, इन्होंने टैक्स लगाना है। ठीक है, और आखिर में एक और बात भी क्लियर कर दी, बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिगार्डलेस, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस मर्जी लिहाज से चल रही हैं। और दूसरी बात आगे कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ सच इनकम, वो इनकम किधर जा रही है कोई मैटर नहीं करता, वो जो टैक्सेस का कानून है वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। ऑल ऑर्डर्स मेड प्रोसीडिंग्स taken and acts done by any authority or person which were made, taken or done or purported
to have been made, taken or done before the commencement of constitution। ये जो 1985 की अमेंडमेंट से पहले जो भी जैसा भी कुछ हुआ है, ये एक सिक्योरिटी मिलने लगी है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है वो कानूनी तरीके से ठीक हुआ है और किसी अदालत में उसको नहीं चैलेंज किया जा सकता है, और कोई अदालत जो है वो उसके ऊपर कोई नया फैसला देगी अगर, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है। Or in execution of any order made by any authority in the exercise or purported exercise of powers as aforesaid shall, notwithstanding any judgment of any court or tribunal, including the Supreme Court, even Supreme Court भी नहीं पूछ सकती, and a High Court, be deemed to be always to have been validly made। उन्होंने जो कुछ किया है, taken or done, and shall not be called in question in any court, उसके ऊपर जो है वो कहीं पे सवाल नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और एनी ग्राउंड व्हाट्सोएवर। किसी भी किस्म का ये जो 1985 की अमेंडमेंट हुई है, इससे पहले जो कुछ भी जैसा भी हुआ है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सवाल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी जजमेंट और order of any court or tribunal including the Supreme Court and a High Court which is repugnant to the provisions of Clause A। ये जो Clause A में जो बातें हुई हैं ना, ये वाली, ठीक है, टैक्सेशन वगैरह की, तो ये 1985 से पहले जो कुछ भी हुआ है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है कि अगर कहीं पे एवरी जजमेंट और ऑर्डर और एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच इज़ रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ क्लास ए, तो ये क्लास ए के लिहाज से अगर किसी ने कोई फैसला दिया हुआ भी है किसी अदालत ने, तो वो वाइड करार दिया जाएगा, उसको सही तस्वर नहीं किया जा सकता। सही तस्वर क्या किया जाएगा, ये वाली बातें। और दूसरा, ये जो पहले के एक्ट हो चुके हैं उनको भी जो है वो सही करार दे दिया गया है। 166 है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया बोरोइंग का। The executive authority of the federation extends to borrowing upon the security of ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की सिक्योरिटी पर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बारो कर सकती है। इसके लिए मजलिस शूरा जो है उसने कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई होंगी, उनके मुताबिक होगा, ठीक है। 167 में प्रोविंशियल बोरोइंग की बात हुई है, तो प्रोविंशियल बोरोइंग के लिए प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, और फेडरल गवर्नमेंट के लिए या फेडरेशन के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की ज़मानत से बोरोइंग हो सकती है, मनी बोरो की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ऊपर बात हुई है पार्लियामेंट के कवानीन के मुताबिक, पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक बोरोइंग हो सकती है। यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली की रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक या वो जो प्रोविंशियल असम्बली एक्ट बनाती है, लॉ बनाती है, उसके मुताबिक होता है और उन लिमिट्स के मुताबिक होगा। नेक्स्ट है द फेडरल गवर्नमेंट मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी एज इट मे थिंक फिट टू इम्पोज मेक लोन्स टू और सो लॉन्ग एज एनी लिमिट्स फिक्स्ड अंडर आर्टिकल 166 आर नॉट एक्सीडेड, गिव गारंटीज। किसी सूबे ने अगर पैसे लेने हैं, किसी सूबे को अगर ग्रांट्स चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट ज़मानत दे सकती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंडीशंस के मुताबिक अगर वो मज़ीद कंडीशन लगानी है तो वो भी लग सकती है, और कंडीशन के मुताबिक वो ज़मानत भी दे सकती है अगर प्रोविंशियल असम्बली ने अपने जो पहले वाली शराइत हैं उनके मुताबिक जो लिमिट थी उसको क्रॉस नहीं किया हुआ बोरोइंग मनी के अंदर। तो फिर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से भी ज़मानत दी जा सकती है कि सूबे को पैसे दे दें। ऊपर तो हमने बात की है ना कि प्रोविंशियल असम्बली के लिए प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड की ज़मानत होगी, ठीक है। लेकिन अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की ज़रूरत पड़ गई है ज़मानत के तौर पर, तो प्रोविंस जो है यहाँ पर ये सहूलत ले सकता है। A province may not without the consent of federal government, फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर वो क्या नहीं कर सकता, रेज एनी लोन इफ़ देयर इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग। अगर फेडरल गवर्नमेंट देखती है
कि इस सूबे को तो ऑलरेडी जो पिछला लोन लिया हुआ है उसमें आउटस्टैंडिंग चल रही, आउटस्टैंडिंग मीन को बकाया जात हैं, ठीक है, तो उसको मे नॉट, कोई प्रोविंस फिर फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता मजीद लोन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है a province may raise domestic or international loan or give guarantees on the security of the provincial consolidated fund within such limits and subject to such conditions as may be specified by the National Economic Council। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडीशंस वैसे तो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ही लगा रही ना, फेडरल गवर्नमेंट की ही बात हो रही कि वो कंडीशन लगाती है, उसकी कंडीशन के मुताबिक सूबा चलता है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लोन लेना है तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो कंडीशंस बताएगी कि सूबा जो है वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के लिहाज से, इसकी ज़मानत के लिहाज से कितनी लिमिट है कि वो पैसे ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑडिट एंड अकाउंट्स। 168 है, देयर शैल बी एन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा एक, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये एक पोस्ट है, ठीक है। ऑडिटर जनरल आ गया। अभी हम इसके फंक्शंस देखेंगे, ये वैसे ऑलरेडी भी थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस इन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेना। याद रखिए ये प्रेसिडेंट नहीं है। जब आप बात करते हैं ना अटॉर्नी जनरल की, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट साहब को हलफ देते हैं, ठीक है। और जब आप बात करते हैं ऑडिटर जनरल की तो ये चीफ जस्टिस को, और इनका होता भी चीफ जस्टिस के लिहाज से ही, यानी चीफ जस्टिस मीन चीफ जस्टिस को अगर ये दे रहे हैं तो एक जस्टिस के की जो उनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रोविजंस हैं उनके लिहाज से होगा, क्योंकि जो ऑडिटर जनरल है ये दरअसल इदारों के ऊपर लगता है, ठीक है, और जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट को एडवाइसेस देने के लिए लगता है। इसलिए वो जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी हद तक पॉलिटिकल लिहाज, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आ जाती है, इसलिए वो प्रेसिडेंट साहब को जो है वो हलफ उठाते हैं। और ये जो ऑडिटर जनरल हैं ये प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड्स और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इनके ऊपर इनको लगाया जाता है। इसलिए ये चूँकि इदारों के हेड्स बनना है इन्होंने, तो इनको एक जस्टिस के बराबर जो है वो समझा जाता है, और उसी के मुताबिक इनकी रिटायरमेंट और बाकी मामलात होते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने हलफ दे दिया, 3rd शेड्यूल में ये लिखा हुआ है इनका हलफ। द ऑडिटर जनरल शैल अनलेस ही सूनर रिजाइन, जो ऑडिटर जनरल है वो 4 साल के लिए लगेगा। 4 साल से पहले या तो उनको रिमूव कर दिया जाए, या फिर वो रिज़ाइन कर दें, या फिर वो 65 ईयर्स के हो जाएं तो फिर वो ऑफिस खाली कर देंगे। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिटर जनरल शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा एंड अनटिल सो डिटर्मिन्ड सॉरी। तो अगर एक्ट वगैरह नहीं बनता और इस मामले में कोई हिदायत पार्लियामेंट जारी नहीं करती तो प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर के से भी इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी सर्विस की वो तय हो सकती हैं। अब देखते हैं ऑडिटर जनरल कौन लग सकता है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। वो इसके बाद वो कहीं और सर्विस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 2 years after he has ceased to hold that office, 2 साल गुजर जाएंगे तो वो कहीं और जॉब कर सकते हैं। अच्छा, द ऑडिटर जनरल shall not be removed from the office except in the like manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जिस लिहाज से, जिस मैनर से, जिस तरीक़ाकार से उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, उसी लिहाज से इनको रिमूव किया जाएगा। इसी तरह इनका डिसमिसल जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल इज वेकेंट। जब ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो वेकेंट है या फिर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी है, ठीक है, तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस से प्रेसिडेंट साहब किसी जो मोस्ट सीनियर है उनको अपॉइंट कर सकते हैं कि उनकी जगह पे काम करें। फंक्शंस देख लेते हैं।
फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर जनरल, द ऑडिटर जनरल शैल इन रिलेशन टू, देखें दो किस्म के अकाउंट्स इनके पास होते हैं। एक तो होता है फेडरेशन के लिए अकाउंट्स वगैरह, तो कौन से, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरा क्या है, सूबों का क्या होता है, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। एक तो इन अकाउंट्स को देखना है इन्होंने। दूसरा क्या है, द अकाउंट्स ऑफ एनी अथॉरिटी और बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द फेडरेशन। इसके अलावा अगर कोई अथॉरिटी या बॉडी बनाई जाती है जहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तो उस फंड को भी किसने देखना है, ऑडिटर जनरल ने ही देखना। उस लिहाज से इन्होंने काम करना है, उस रिलेशन में। परफॉर्म सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच पावर्स एज मे बी डिटरमिन्ड बाई और अंडर एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा जिस तरह चाहेगी, जिस तरह एक्ट बनाएगी, उस लिहाज से इनको देखना है। और अगर कानून जब तक नहीं बनता तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के लिहाज से ऑडिटर जनरल ने इन अकाउंट्स को मैनेज करना है। 170 है, द अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस shall be kept in such form and in accordance with such principles and methods as the auditor general may with the approval of president press club। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब कहेंगे उसके मुताबिक ये इन अकाउंट्स को, यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, और इसके अलावा अगर कोई सूबे में या वफाक में कोई और फंड है, कोई और रेवेन्यू का जो है वो अकाउंट है, तो उसको भी ये मैनेज करेंगे। The audit of accounts of the federal and of the provincial governments and accounts of any authority, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले बात हुई है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी अथॉरिटी हो, उसका ऑडिट भी इन्होंने ही करना है। ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल है, तो ऑडिटर जनरल ने एक तो ज़ाहिर है इन्होंने सूबों का अकाउंट भी देखना है और फेडरेशन का अकाउंट भी देखना है। तो ये क्या करेंगे, द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन शैल बी सबमिटेड, ये प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट जाएगी जो पार्लियामेंट में पेश होगी, और सूबों के लिहाज से जो रिपोर्ट होती है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड या अदर बॉडीज़ के जो अकाउंट्स की, वो गवर्नर साहब को जाती है, जो कि प्रोविंशियल असेंबली में पेश होती है। चलें जी, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 172 से हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।